Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Stewart. My name is Subham Patel and today we are going to start class 12th chemistry chapter number 1 solid states. So students, इसके प्रीवियस क्लासेस यानी कि क्लास 11th में हमने ये स्टडी किया था कि मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. बट आपके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि मैटर होता क्या है. तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. अब ये मैटर जो होता है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. किस किस फॉर्म में? सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में मैटर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है. बट इसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो मैटर जो है सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है? तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये मेरे हैंड में जो मार्कर है, तो इस मार्कर के पास कुछ मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो ये क्या है? मैटर है. और ये मैटर किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है. सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक ग्लास है, उसमें वाटर भरा है. तो वो जो वाटर है वो क्या है? मैटर है, क्योंकि उसके पास कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो वो क्या है? मैटर है. और वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है. फिर सपोज कीजिए कि हम लोग उस वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है और उस वेपर का कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो वो भी क्या है? मैटर है. बट वो किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है. तो यहाँ पे जो मैटर क्या है वो 3 स्टेट्स हो गए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. अभी तीनों स्टेट हो गए. बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर कोई भी जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है? मीन्स कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है? तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है 2 अपोजिंग फैक्टर्स. ये 2 अपोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज, पहला जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी. अब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोले तो वो सब्सटेंस जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में उनको जो क्लोज लाने के लिए जो फोर्स वर्क करता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सपोज कीजिए कि ये हम लोग का कोई सब्सटेंस है, ये हम लोग का कोई सब्सटेंस है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? जिस पार्टिकल से ये सब्सटेंस मिलकर बना होगा उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयन्स भी हो सकता है. सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं. तो इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए जो वर्क करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स कि इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हाई होगा, जितना स्ट्रांग होगा, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के उतना ही क्लोज रहेंगे, एक दूसरे के उतना ही पास पास रहेंगे. अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है? इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहा है. दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहा है. मीन्स कि ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, इसकी वजह से ही तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं. तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? प्रेशर की वजह से होता है. जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे. और दूसरी जो अपोजिंग फैक्टर है वो है थर्मल एनर्जी. अब थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी जो हमको मिलता है वो टेम्परेचर से मिलता है. थर्मल एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है? वो टेम्परेचर से प्रोड्यूस होता है. अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी क्या होगी? हाई होगी. और ये थर्मल एनर्जी क्या करता है? ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इस सब्सटेंस की, ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, तो ये थर्मल एनर्जी क्या करता है? इन दोनों को एक दूसरे के दूर ले जाने के लिए वर्क करता है. मीन्स कि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से फार अपार्ट मूव कराता है. ये अगर कोई सब्सटेंस है, ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे रखा हुआ है, फिक्स प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर पे ये कोई सब्सटेंस रखा हुआ है. अगर आप इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो यहाँ पे क्या होगा? थर्मल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे इंक्रीज करेगी. और ये थर्मल एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है?
इन दोनों सब्सटेंस को एक दूसरे से फार अपार्ट मूव कराने के लिए, मीन्स कि एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर इसी की जगह अगर थर्मल टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी और ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। मीन्स कि यही दो फैक्टर्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो दो कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आता है, और थर्मल एनर्जी जो दोनों कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के दूर लेके जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से, और थर्मल एनर्जी किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पर हम लिख देते हैं टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वजह से होता है। मीन्स कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन स्ट्रांग होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, इंक्रीज होगी, और ये कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के फार अपार्ट मूव करेंगे। तो यही दो फैक्टर है जो किसी भी मैटर के सॉलिड स्टेट को, लिक्विड स्टेट को और गैसियस स्टेट को डिटरमाइन करते हैं कि कब वो जो मैटर है वो कब सॉलिड स्टेट में होगा, कब लिक्विड स्टेट में होगा और कब गैसियस स्टेट में होगा। यही दोनों अपोजिंग फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करते हैं। अब ये कैसे डिपेंड करते हैं, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में कब होगा, लिक्विड स्टेट में कब होगा, गैसियस स्टेट में होगा, तो उसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने मैटर का कोई एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हम लेते हैं वाटर को। वाटर एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो वाटर किस किस फॉर्म में हो सकता है। अगर आप वाटर को आइस के फॉर्म में देखो तो वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। वाटर को आप फ्लूइड के फॉर्म में देखो तो वो किस स्टेट में है, लिक्विड के स्टेट में है। अगर वाटर को आप वेपर के फॉर्म में देखो तो वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट के फॉर्म में है। इसको हम लोग एक फिगर ड्रॉ से समझते हैं। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया किसी मैटर का H2O, वाटर। ये क्या है, वाटर है, ये वाटर है। अब वाटर को अगर आप आइस के फॉर्म में देखो, आइस के फॉर्म में देखो तो ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अगर वाटर को आप फ्लूइड के फॉर्म में देखो तो ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। अगर वाटर को आप वेपर के फॉर्म में देखो तो ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस मैटर को, एक एग्जांपल को लिया और इसके सॉलिड स्टेट को लिया जब ये आइस में है, लिक्विड स्टेट को देखा जब ये फ्लूइड में है, गैसियस स्टेट को देखा जब ये वेपर में है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ये दो अपोजिंग फैक्टर्स किसी भी मैटर के तीनों स्टेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उस पर डिपेंड कैसे करते हैं। इन दोनों अपोजिंग फैक्टर्स पे कोई भी मैटर डिपेंड कैसे करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सपोज कीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे हमारा जो H2O जो होता है वो क्या होता है, वाटर के फॉर्म में होता है, मीन्स फ्लूइड के फॉर्म में होता है, मीन्स कि लिक्विड स्टेट में होता है। किसी नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे हमारा जो वाटर होता है, H2O होता है, वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है, मीन्स कि लिक्विड स्टेट में होता है। अब अगर हमें उसे आइस में कन्वर्ट करना है तो हम उसे क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं। अगर हमें उसको आइस में कन्वर्ट करना है, उस वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो हम उसे फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को लेस कर रहे हैं, टेम्परेचर को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने वाटर को क्या रखा, आइस में रखा, वाटर को फ्रीज में रखा, किसके लिए, आइस में कन्वर्ट करने के लिए वाटर को हमने फ्रीज में रखा। तो यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर क्या किया, लेस किया, टेम्परेचर लो। यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर को लो कर दिया। अब फ्लूइड मीन्स कि लिक्विड स्टेट में क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल थे, मीन्स कि यहाँ पे जो फ्लूइड में क्या होगा, लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और वेपर स्टेट में क्या होगा, अगर आप वाटर को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो। किसी भी वाटर को अगर आपको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है तो उसको आप हीट करते हो, उसको गर्म करते हो तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप हीट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो उससे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो गैसीय स्टेट में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, मीन्स कि
गैसियस स्टेट में क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। सॉलिड स्टेट में क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को लो कर रहे हो। और लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर है। मीन्स यहाँ पे आप देखो, हमने बताया था कि किसी भी मैटर के सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को कौन डिटरमाइन करता है, ये दो अपोजिंग फैक्टर्स। पहला जो था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा था थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से था, प्रेशर की वजह से, और थर्मल एनर्जी किसकी वजह से था, टेम्परेचर की वजह से। अब क्या करते हो आप, वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हो, उसके लिए आप इसको फ्रीज करते हो। तो फ्रीज करने का मतलब आप क्या किए, टेम्परेचर को डिक्रीज किए। टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो क्या हुआ, थर्मल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज की। और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और थर्मल एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो दो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो दो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसको फार अपार्ट मूव कराने के लिए थर्मल एनर्जी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। और जब थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी तो इन कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए जो कैपेसिटी थी, जो एबिलिटी थी, वो कम हो जाएगी और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा और ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। इतना क्लोज आ जाएंगे कि ये केवल एक फिक्स्ड पॉइंट पे इनका एक फिक्स पोजीशन हो जाएगा और ये उस पोजीशन पे केवल ऑस्किलेट कर पाएंगे, मींस की वाइब्रेट कर पाएंगे। थर्मल एनर्जी हमने यहाँ पे कम कर दिया थी, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर को लो किया, थर्मल एनर्जी कम हुई। मींस कि ये थर्मल एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से फार अपार्ट मूव कराने के लिए ये थर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल थी। अब ये यहाँ पे थर्मल एनर्जी लो हो गई तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गए, एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए और ये इतने क्लोज आ गए कि ये फिक्स पॉइंट पे, एक पॉइंट पे फिक्स हो गए और इनका फिक्स पोजीशन हो गया और ये इसी पोजीशन में केवल ऑस्किलेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या, वो कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए, जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए और ये वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में इसकी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को और प्रेशर को, मीन्स कि ये जो दो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस की दो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में दो फोर्स डिपेंड करता है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज ला रहा है, एक थर्मल एनर्जी जो इसको दूर ले जा रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए, तो वहां पे क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में आता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में इसको हम लिख देते हैं टेम्परेचर मीन्स की थर्मल एनर्जी, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मल एनर्जी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, तो किसी स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, ये जो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अब जब डिस्टेंस सेम रहेगा, ये सपोज कीजिए कैसे, हमारे पास कई कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे तो इन सब के बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर सेम होगा तो इसका वैल्यूम क्या होगी, फिक्स होगी। जब डिस्टेंस सेम होगा तो वैल्यूम फिक्स होगी, इसकी वैल्यूम चेंज नहीं करेगी। बट इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या होता है, इसके शेप जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। अगर आप ये ग्लास है उसमें वाटर रखे हो और उस ग्लास की वाटर को आप किसी कप में रख दो तो उस कप का शेप ले लेगा, या फिर एक बकेट में रख दो तो उस बकेट का शेप ले लेगा। मीन्स की लिक्विड का जो है, लिक्विड स्टेट में उसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है, बट वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। वॉल्यूम फिक्स क्यों होती है, क्योंकि उन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है, बट पोजीशन फिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से शेप इसकी फिक्स नहीं होती है। बट सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उसमें पोजीशन भी फिक्स होती है और डिस्टेंस भी फिक्स होती है। मीन्स की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होता है सॉलिड स्टेट में। तो वहाँ पे क्या होती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है और वो एक पॉइंट पे फिक्स हो जाता है, वो केवल ऑस्किलेट करते हैं उस पॉइंट पे। इसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ना ही पोजीशन चेंज होता है ना ही डिस्टेंस, उसकी वजह से वहाँ पे शेप भी
फिक्स रहता है और वैल्यूम भी फिक्स रहता है। मीन्स कि डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वैल्यूम होता है, डिफिनिट मास भी होता है। ये तो हो गया सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है? गैसियस स्टेट में क्या होता है, अगर हम वाटर को, ये H2 है, वाटर है, इसको अगर हमको गैसियस स्टेट में लाना है तो हम इसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है। और गैसियस स्टेट में इसको करने के लिए हम लोग क्या किए? हीट किए। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया। हीट किया मीन्स बेसिकली हम लोग ने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मीन्स की थर्मल एनर्जी क्या हुई? हाई हुई। टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोगों ने इंक्रीज किया तो थर्मल एनर्जी भी क्या हो गई? हाई हो गई। और थर्मल एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इन दोनों कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से फार अपार्ट ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्मल एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? किसी सब्सटेंस का जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है उनको एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है थर्मल एनर्जी। अब इसमें गैसियस स्टेट में हम लोग ने क्या किया था? टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई, कांस्टेंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया। मीन्स की ये थर्मल एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इन दोनों कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ना ही पोजीशन फिक्स्ड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स नहीं है। मीन्स कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटिवली बोल सकते हो आप। तो गैसेस, हम लोग जैसे कोई भी सेंट्स होता है, परफ्यूम होते हैं, अगर परफ्यूम आप लगाते हो तो पूरी रूम में स्मेल करने लग जाती है। तो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस है, वो इस पूरे रूम में फैल गया। तो मीन्स उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गया। तो इसका V9 वैल्यू इसका फिक्स नहीं होता है। 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला था? गैसियस स्टेट में क्या होता है? पोजीशन और डिस्टेंस दोनों चेंज होता है। मीन्स कि ये जो दोनों कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये अपना पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से जो गैसियस स्टेट का है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। मीन्स कि वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है और ना शेप फिक्स होता है, शेप भी डिफिनिट नहीं होता है। उसको आप जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उस कंटेनर के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है तो उसके अंदर जो गैस होता है तो वो पूरे उस गैस के सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम को, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर आप किसी परफ्यूम को इस रूम में स्प्रे करोगे तो ये इस पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे और इस पूरे रूम में आप कहीं भी उसको स्मेल कर सकते हो। अगर इस रूम की जगह अगर कोई बहुत छोटा रूम है तो फिर भी वो उस पूरे रूम को, उस छोटे रूम को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। मीन्स कि ये जिस भी गैस जो होता है वो जिस भी आप कंटेनर रखो वो उसके पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। मीन्स कि गैसियस स्टेट का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उस पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब आप यहाँ से सॉलिड स्टेट के डिफिनेशन को भी लिख सकते हो, लिक्विड स्टेट के डिफिनेशन को भी लिख सकते हो और गैसियस स्टेट के डिफिनेशन को भी लिख सकते हो, तीनों को आप लिख सकते हो। तो हम लोग लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट के डिफिनेशन को लिखते हैं। तो चलिए हम लोग सॉलिड स्टेट के डिफिनेशन को लिखते हैं। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होता है? तो हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी मैटर के सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को किस पे डिपेंड करता है? दो अपोजिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली फैक्टर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा थर्मल एनर्जी। अब सॉलिड स्टेट में हमने क्या देखा था? सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने टेम्परेचर को लेस किया था, मीन्स की थर्मल एनर्जी क्या होती है वहाँ पे? बहुत कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं the state of matter in which constituents particles arranged
closely and intermolecular force are strong is called सॉलिड स्टेट। मीन्स यहाँ पे सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखा, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituents particles arranged very closely and intermolecular forces are strong is called solid state। मीन्स कि मैटर का वह स्टेट्स जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड है, मीन्स कि एक दूसरे के बहुत पास पास है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो उन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के मैटर के स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट्स बोलते हैं। अब बात करें सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, मीन्स की सॉलिड स्टेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, मीन्स की सॉलिड स्टेट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली बात यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं, यहाँ पे डिफिनेशन बोल रहा है द स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles arranged very closely and intermolecular forces are strong। मीन्स की मैटर का वो स्टेट जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली है, अरेंज्ड है, मीन्स की एक दूसरे के बहुत पास पास है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें से हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट का निकाल सकते हैं। पहला क्या है, पहला जो है ये है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, मीन्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आप लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, मीन्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है इसके दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। अब दूसरी बात, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, दो कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे क्लोज लाता है, तो उनके बीच में डिस्टेंस होता है वो भी शॉर्ट होगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो वो दोनों कांस्टेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे क्लोज लाएगी, और जब क्लोज लाएगी उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और शॉर्ट क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और शॉर्ट, मीन्स की जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना क्या है, शॉर्ट्स है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, दे हैव डिफिनिट मास। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, दे हैव डिफिनिट मास वैल्यूम एक्सेप्ट, मीन्स की उसका मास भी डिफिनिट है, फिक्स्ड है, उसका वैल्यूम भी फिक्स्ड है, और उसका शेप भी क्या है, फिक्स है। इसको हम लोगों ने समझाया था कि क्यों उसका मास शेप है, फिर वैल्यूम शेप है और फिक्स शेप है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक पोजीशन पे फिक्स होता है, एक पोजीशन पे फिक्स होता है, जिसकी वजह से वो उसी पोजीशन पे ऑस्किलेट्स केवल करते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, केवल ऑस्किलेट करते हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली होते हैं, जिसकी वजह से वो केवल एक ही पॉइंट पे फिक्स रहते हैं और ऑस्किलेट करते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। और जब वो उस पॉइंट पे फिक्स रहते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से उनका जो होगा शेप फिक्स होगा और उसका वैल्यूम फिक्स होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेफिनिट मास वैल्यूम एंड शेप, मीन्स कि इसका मास वैल्यूम और शेप तीनों डेफिनिट होगा, फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। चौथी इसकी क्या है कि दीज आर इनकम्प्रेसिबल, ये इनकम्प्रेसिबल है और रिजिड है, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, जो सॉलिड कोई भी मैटर अगर सॉलिड स्टेट में है तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, मीन्स कि वो इनकम्प्रेसिबल है और रिजिड है। ये जैसे मार्कर है तो ये सॉलिड स्टेट में है तो आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, एक्चुअली में ये कंप्रेस होगा बट आपको ये नेग्लिजिबल कंप्रेस लगेगा,
इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इसको आप कंप्रेस करके स्मॉल नहीं कर सकते हो, ना ही इसको खींच के बड़ा कर सकते हो। ये होती है सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल है, रिजिड होती है। अगर आपको करना भी होगा तो इन दोनों का, इस सॉलिड स्टेट का ये जो मैटर है सॉलिड स्टेट में है, तो इसके बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, उस कांस्टेंट पार्टिकल में जो दो अपोजिंग फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं उसको आपको ब्रेक करना होगा, तब जाके आप इसको कंप्रेस कर सकते हो या फिर इसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और रिजिड होता है। चौथी है, पांचवी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, पांचवी क्या है, द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एट फिक्स पोजिशन। में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है वो फिक्स पोजिशन होता है एंड कैन ओनली ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, और वो केवल अपने एक फिक्स पोजिशन पे ऑस्किलेट कर सकता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, दी constituents particles are fixed, मीन्स वो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं फिक्स होता है एंड ओनली ऑस्किलेट, और केवल वो ऑस्किलेट कर सकता है। ये हो गई सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन, ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। मीन्स सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जिसमें हमने 5 पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रांग, दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो स्ट्रांग है। दूसरी हो गई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और शॉर्ट, जो दो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनके बीच का, जो दो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही शॉर्ट है। डिफिनिट मास, वैल्यूम एंड शेप, उसका मास फिक्स है, वैल्यूम फिक्स है और शेप फिक्स है, मीन्स की ये चेंज नहीं कर सकता सॉलिड स्टेट में। इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है और रिजिड होता है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो ना स्ट्रेच कर सकते हो, वो रिजिड होता है। The constant particles are fixed and only oscillate about their main position, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ये वो एक पॉइंट पे फिक्स होते हैं और वो उसी पॉइंट पे ऑस्किलेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ये हुए सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड्स को दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो तो सॉलिड होता है, सॉलिड जो होता है दो टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको हम लोग लिख लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में सॉलिड जो होता है दो टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो होता है एमॉर्फस सॉलिड्स। अब देखिए, सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये एक मार्कर है और इसकी जगह एक और चौक है। अगर आप चौक को ब्रेक करोगे तो वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, बट अगर आप इस मार्कर को ब्रेक करना चाहो तो ये इजीली ब्रोक नहीं होगा। तो इन दोनों ये भी सॉलिड है और चाक भी ये क्या है, सॉलिड है। तो इन दोनों सॉलिड्स के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, तो इस डिफरेंस को जानने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ये जो है लार्ज नंबर में स्मॉल क्रिस्टल्स को कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। इट consists of large number of small crystals। ये लार्ज नंबर में स्मॉल क्रिस्टल्स को कंटेन करता है।
each of them have definite characteristics and geometrical shape. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है? ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स को कंसिस्ट करता है, मीन्स कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं एंड ईच ऑफ देम हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप। और सभी जो स्मॉल क्रिस्टल्स होता है वो सबका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ज्योमेट्रिकल शेप होता है, मीन्स कि फिक्स शेप होता है और फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन सभी क्रिस्टल्स की फिक्स शेप होती हैं और फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड the arrangement of constant particles is same throughout the body। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो पूरी बॉडी में सेम रहता है और कैसा रहता है? ऑर्डर रहता है और रिपीटेटिव रहता है और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। इसको हम लोग लिख देते हैं द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है इज सेम थ्रू आउट दी बॉडी। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो पूरी बॉडी पे सेम रहता है और ये कैसा रहता है? ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर में रहता है एंड रिपीटेटिव, और ये अपने आप को रिपीट करता रहता है। ऑर्डर रहता है, रेपिटेटिव रहता है एंड ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक रहता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कुछ दूरी तक एक ऑर्डर में अरेंज हो और उसके बाद फिर उसका ऑर्डर ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबी समय तक ये एक ही ऑर्डर को बनाया रहता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स कि अगर कोई कांस्टेंट पार्टिकल्स है, ये सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई मैटर है और ये इसको आप सॉलिड मान लेते हो, ये कोई सॉलिड है। अब इस सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स है, एक है कांस्टेंट पार्टिकल्स है एटम्स। सपोज कीजिए एक ब्लैक है और एक ब्लू है, फिर एक ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर ब्लू ब्लू ब्लू, उनके बीच में है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मीन्स कि ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, ऐसे करते करते ऐसे हम लोग के पास है। और ये हो गया। ये हमारे पास कोई सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एक है ब्लैक, एक है ब्लू, एक है ब्लैक, एक है ब्लू। अब इसका जो ऑर्डर है, ये जो इसका जो अरेंजमेंट है वो एक ही ऑर्डर में है, मीन्स कि इसका जो पूरा बॉडी है, सॉलिड का जो पूरा बॉडी है, इस पूरे बॉडी में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो सेम रहेगा। मीन्स कि यहाँ पे भी जाओ तो ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, इस साइड से जाओ तो भी ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, मीन्स कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा इसकी पूरी बॉडी पे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, मीन्स कि सॉलिड स्टेट के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स के इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई भी सॉलिड होगा अगर उसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि वो पूरे बॉडी पे सेम हो, वो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो पूरे बॉडी पे सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर में होता है, जैसे ब्लैक आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, और ये ऑर्डर है, ये अपने आप को रिपीट करता जाता है। फिर पहले ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक ब्लू, फिर ब्लैक ब्लू, फिर ब्लैक ब्लू, ऐसे रिपीट करता जा रहा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक है, मीन्स कि लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा है फिर यहाँ से ये अपने ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। ये पूरी बॉडी में
पूरी बॉडी के अंदर इसका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज आर्डर। और इस तरह के सॉलिड्स को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। एमॉर्फस सॉलिड्स की एमॉर्फस सॉलिड्स होता क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसका जो अरेंजमेंट होता है वो आर्डर तो होता है, रिपीटेटिव होता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, कुछ ही डिस्टेंस के लिए होता है। वो पूरे उसके बॉडी में सेम अरेंजमेंट नहीं होता है, कहीं पे कुछ अरेंजमेंट होता है, फिर कहीं पे कुछ अरेंजमेंट होता है। उसको हम लोग लिख देते हैं लू से लिखते हैं दी arrangement of the constituents particles is ordered and repetitive over a short distance only। मीन्स कि एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, द अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज ऑर्डर्ड एंड रिपीटेटिव ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसका जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड होता है, रिपीटेटिव होता है, बट ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई सॉलिड है, ये बहुत बड़ा बन गया। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई सॉलिड्स है, ये कोई सॉलिड है। अब इस सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो है ये ब्लू 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 ब्लू, जैसे ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ दूरी तक ये अपने आर्डर को, मीन्स कि इसका जो अरेंजमेंट है वो सेम है, यहाँ पे सेम है, बट कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे होंगे इसका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा कुछ यहाँ पे दूरी पे होंगे, कहीं पे बहुत क्लोज होंगे, कहीं पे बहुत दूर होंगे, कहीं पे बहुत क्लोज होंगे, कहीं पे बहुत दूर होंगे। मीन्स कि इस तरह से अगर अरेंजमेंट मिले, कोई सॉलिड है उसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उसका अरेंजमेंट अगर इस तरह हो, मीन्स कि कहीं पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, और कहीं पे एक दूसरे से बहुत दूरी पे हो, तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज आर्डर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लैक ब्लू, ऐसे मिल रहा है। इसकी आर्डर है और रिपीटेटिव है, बट ये केवल इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें, पूरी सॉलिड्स की बात करें, तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है। यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से अरेंज है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स। इस तरह के सॉलिड्स को क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा प्लास्टिक एंड रबर। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा प्लास्टिक एंड रबर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हो जाएगा इस एग्जांपल के अंदर NaCl एंड क्वार्ट्ज, ये हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि एमॉर्फस सॉलिड में क्या हुआ और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो पूरी बॉडी में सेम है और वो लॉन्ग रेंज आर्डर है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो पूरी बॉडी में सेम नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस कुछ दूरी के लिए जो अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल्स का वो आर्डर्ड और रिपीटेटिव है, बट पूरे बॉडी के लिए सेम नहीं है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स। और जब पूरी बॉडी में उसका कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल हो गया NaCl एंड क्वार्ट्ज, और एमॉर्फस सॉलिड्स का जो एग्जांपल हो गया वो होगा प्लास्टिक एंड रबर। अब हमारे पास एक दो न्यू टर्म्स आते हैं, एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। तो इसको हम लोग समझते हैं, एनिसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है।
एनिसोट्रॉपिक होता क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मीन्स कि अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोले तो टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, यहाँ पे हम लोग के पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। ये हम लोग का एक सॉलिड है और इस सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। अब एक बात आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे सॉलिड है, इसमें क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो एक ऑर्डर में अरेंज है, और रेपिटेटिव है। अगर आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ या फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ या फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको जो सेम ऑर्डर मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में भी सेम ऑर्डर मिलेगा, वाई डायरेक्शन में भी सेम ऑर्डर मिलेगा और जेड डायरेक्शन में भी सेम ही ऑर्डर मिलेगा। मीन्स कि इसके पूरे बॉडी में सॉलिड स्टेट के ये जो सॉलिड सब्सटेंस है इसके पूरे बॉडी में आपको सेम ही अरेंजमेंट मिलेगा हर डायरेक्शन में। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होता है वो किस सॉलिड्स के अंदर होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। तो ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब अगर आप इसमें एनिसोट्रॉपिक क्या है? इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप इसके डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है। मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेंसाइल स्ट्रेस चेंज हो रहा है। अगर आप इधर से गए, सपोज करो कि आप इसके एक्स डायरेक्शन में गए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप मूव किए, तो यहाँ पे आपको जो अरेंजमेंट मिला वो कैसा मिला? ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, ऐसे अरेंजमेंट मिला। अगर आप इसके जेड डायरेक्शन में, सपोज कीजिए कि इसके आप वाई डायरेक्शन में गए, इसके वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गए, आप इसके वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गए, तो आपको क्या मिला? ब्लू 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 या फिर ब्लैक 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 ब्लैक। अगर आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाते हो तो आपको दोनों मिलता है, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। बट अगर आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको मिल रहा है ब्लू 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 या फिर ब्लैक 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 ब्लैक, ऐसा मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगी? यहाँ पे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होगी एक्सिस के डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? कुछ और होगी। जब ऐसी प्रॉपर्टी कोई दिखाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। मीन्स कि यहाँ पे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और डिफरेंट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मीन्स कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, यहाँ पे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कुछ और है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इसको समझ लीजिए कि ये जो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है वो एमॉर्फस सॉलिड्स का है।
जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। तो हम लोग पहले उसका एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आखिर में आइसोट्रॉपिक होता क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक एमॉर्फस सॉलिड लिया, यहाँ पे कोई एक एमॉर्फस सॉलिड लिया। अब एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, उसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। सपोज कीजिए कि हम लोग किसी फंक्शन में गए और उस फंक्शन में एक तरफ लड़की को बैठाया गया है, अलग में एक तरफ लड़के को बैठाया गया और अलग में एक तरफ बच्चों को बैठाया गया। मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में सपोज करो कि यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में बॉयज को बैठाया गया, वाई एक्सिस में गर्ल्स को और जेड एक्सिस में चिल्ड्रंस को, ऐसे ही बैठाया गया। तो अब अगर आप एक्स एक्सिस में जाते हो तो आपको केवल क्या मिलेंगे, बॉयज ही मिलेंगे। अगर आप वाई एक्सिस में जाते हो तो केवल आपको गर्ल्स मिलेंगे। अगर आप जेड एक्सिस में जाते हो तो केवल आपको चिल्ड्रंस मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो, अगर आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो तो बॉयज मिलना है। मीन्स कि यहाँ पे फिक्स है कि हाँ आपको बॉयज ही मिलेंगे। वाई एक्सिस में जाओगे तो गर्ल्स ही मिलेंगे, जेड एक्सिस में जाओगे तो चिल्ड्रंस ही मिलेंगे। ये हो गया एक फंक्शन का। अगर आप दूसरी फंक्शंस में जाते हो वहाँ पे क्या है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, सेटिंग का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। मीन्स कि बॉयज गर्ल्स और चिल्ड्रंस सभी एक साथ है। बॉयज भी मिल जाए, आप अगर आप वाई एक्सिस में जाते हो तो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स चाइल्ड्स तीनों मिल सकते हैं। सिर्फ बॉय भी मिल सकता है, गर्ल्स भी मिल सकते हैं, चाइल्ड भी मिल सकते हैं, या फिर तीनों मिल सकते हैं। एक्स एक्सिस में जाओगे तो भी तीनों मिलेंगे, जेड एक्सिस में जाओगे तो भी तीनों मिलेंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को यहाँ पे बॉय भी मिल सकते हैं, चिल्ड्रन भी मिल सकते हैं, गर्ल्स भी मिल सकती हैं, चिल्ड्रन भी मिल सकते हैं, यहाँ पे गर्ल्स भी मिल सकती हैं, बॉयज भी मिल सकता है। किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, या फिर आप एक्स डायरेक्शन में जाओ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ, या फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ, या फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ, आपको तीनों जगह गर्ल्स भी मिल सकते हैं, बॉयज भी मिल सकते हैं और चिल्ड्रन भी मिल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, उस फंक्शन में कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो ऐसे ही मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स भी क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स भी क्या होता है, उसका कोई एक अरेंजमेंट नहीं होता है। कहीं पे कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, तो कहीं एक दूसरे के बहुत दूर होंगे, कहीं पे ब्लू होगा, कहीं पे ब्लैक होगा, कहीं पे कोई और मॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं पे कोई और मॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं पे मॉलिक्यूल्स बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के होंगे, कहीं पे बहुत दूरी पे होंगे। तो यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। कहीं पे बहुत क्लोज होंगे तो कहीं पे बहुत दूर होंगे, तो कहीं पे बहुत क्लोज होंगे। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ, मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में जाओ तो भी वही बात है, वाई डायरेक्शन में जाओ तो भी वही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जेड डायरेक्शन में जाओ तो भी अप्रॉक्सीमेटली वही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये आइसोट्रॉपिक नेचर है। आप किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो सेम होंगी। तो इसको आप लिख लेते हैं, it is defined as similarity in physical and mechanical property in different डायरेक्शन। मीन्स कि आप अगर किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ तो वहाँ पे क्या होगा, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, मीन्स कि सिमिलर होगी। तो इस तरह के नेचर क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। और ये आइसोट्रॉपिक नेचर किसका होगा, एमॉर्फस सॉलिड का होगा। एमॉर्फस सॉलिड का कैसा नेचर होगा, आइसोट्रॉपिक नेचर होगा। अब ये हो गया हम लोग का, हम लोग ने सॉलिड स्टेट के डिफिनेशन को पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया, और उसके बाद उसके टाइप्स को पढ़ लिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स होता है, और किसके बेसिस पे होता है, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पे होता है। और एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक ये दो नए टर्म्स थे, इसको बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या है उसको भी स्टडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेडिंग डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। मीन्स कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट्स, सबसे पहले हम शेप के टर्म में देखते हैं। शेप, तो शेप में क्या होता है, शेप में क्या होता है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनेट होता है, डेफिनेट शेप। यहाँ पे आप लिख लो इसको, ऐसे ना करके आप इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे आप लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे लिख लो आप एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। तो पहले हम किसके टर्म में देख रहे हैं, शेप के टर्म में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो डिफिनेट होता है, मींस कि ये डिफरेंट शेप से होता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होता है वो इरेगुलर शेप के होते हैं। यहाँ पे जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप, यहाँ पे इरेगुलर शेप होता है। अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में ये कैसे डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है, मीन्स की मेल्ट एट फिक्स टेम्परेचर, मेल्ट एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड होता है मेल्ट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, ये टेम्परेचर के रेंज में अपने आप को मेल्ट करता है। जैसे कि पहले गर्म होंगे फिर मेल्ट होंगे धीरे धीरे, ऐसे ही इनका जो चलता है। मीन्स कि ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, जैसे कि 32 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ये तुरंत मेल्ट नहीं होता है, ये टेम्परेचर के रेंजेस में मेल्ट होता है और ये फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में। अब बात करते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी के टर्म में ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे डिफरेंट है। क्लीवेज प्रॉपर्टी मींस कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर कट करते हो नाइफ से, अगर आप कट करते हो तो दो स्प्लिट्स मतलब दो टुकड़े में बट जाएंगे और वो दोनों टुकड़े का जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा और स्मूथ होगा। इसको आप लिख सकते हैं ऑन कटिंग इट स्प्लिट इनटू टू स्मूथ सरफेस। मतलब कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और वो जो दोनों पार्ट डिवाइड होंगे उनका जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा और प्लेन होगा। बट अगर आप उसकी जगह एमॉर्फस सॉलिड को लेते हो, अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हो तो कट करने के बाद वो दो पार्ट में स्प्लिट तो होंगे बट उनका जो सरफेस होगा वो इरेगुलर होगा। तो इसको भी आप लिख सकते हो ऑन कटिंग इट स्प्लिट इन टू इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। अब आता है एनिसोट्रॉपिक। तो आप जानते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं एनिसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे लिख लो एनिसोट्रॉपिक
एनिसोट्रॉपी, और यहाँ पे ये क्या होता है आइसोट्रॉपी। और एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को हमने समझा दिया कि एनिसोट्रॉपी क्या होती है और आइसोट्रॉपी क्या होती है। अब बात करें इसके नेचर की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ट्रू सॉलिड होता है, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। तो इसको भी लिख लेता है नेचर। नेचर कैसा होता है, ये कैसा होता है, ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, और ये कैसे होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। अब इसका नेम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों पड़ा, आप देखोगे आपके घर में कांच का कोई गिलास होगा, तो आफ्टर स्पेंडिंग टाइम, टाइम के बीत जाने के बाद उसका जो ग्लास होगा, उसका जो अपर बॉर्डर होगा वो पतला होगा, और उसका जो लोअर बॉर्डर होगा वो मोटा होगा। उसमें क्या होता है, जो ग्लास होता है वो मेल्ट करके और नीचे आके जम जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब अरेंजमेंट होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स में जो अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज आर्डर होता है और एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। ये इसकी लास्ट हो गई। तो इसके ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बात करें, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और यहाँ पे होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये हो गया अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया और ये अमॉर्फस सॉलिड हो गया। ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।